नमस्ते बच्चों। कल की तासिका को हमने चांदनी रात यह जो कविता है वो पूरी की, उसका अध्ययन हमने पूरा किया। आशा है कि आपने उसका स्वाध्याय भी पूरा किया होगा, लिखकर आपने व्हाट्सएप पर आपने भेजा भी होगा। तो चलिए बच्चों, आज हम व्याकरणिक पाठ देखने वाले हैं। व्याकरण में हमने पहले संज्ञा के भेद देखे और आज हम सर्वनाम के भेद देखने वाले हैं। तो अत्यंत सीधा, सपट और समझने में आसान एक व्याकरणिक प्रकार आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। वाक्य फिर से देखिए, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए, संज्ञा के बजाय बार बार संज्ञा का इस्तेमाल न हो, इसलिए व्याकरणिक दृष्टया जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उन शब्दों को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। नाम के बदले जो शब्द आते हैं उसे कहा जाता है सर्वनाम। अब इस सर्वनाम के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को हम ध्यान से देखेंगे। तो पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। तो ऐसे सर्वनाम के क्या होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। इन 6 प्रकारों का हम विस्तार पूर्वक क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसका पहला प्रकार जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। इस पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण के तौर पर या पूरा देखिए कि ब्यौरा हम यहाँ देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात की जाए उन पुरुषों को बोध कराता है, उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए, इसमें हमें 3 बातों का ध्यान रखना होगा कि जो भी वाक्य हमें दिया गया है उस वाक्य में एक व्यक्ति जो एक बोल रहा है, एक सुन रहा है और तीसरा जो है जिसके विषय में बात की जा रही है उस व्यक्ति के बारे में जिक्र आ सकता है उस वाक्य में। तो देखिए कि वाक्य में मैं फिर से कहता हूं, वाक्य में ये 3 देखिए कि व्यक्ति आ सकते हैं। बोलने वाला आ सकता है, सुनने वाला आ सकता है या जिसके विषय में बात की जा रही है वह आ सकता है। उसे कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण भी देखिए किस प्रकार है कि बोलने वाला जो होता है वह कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल करता है? मैं, मुझे, हम, हमें। तो देखिए फिर से हम देखेंगे कि बोलने वाला जो होता है वह वाक्य में अपने लिए सर्वनाम कौन कौन सा इस्तेमाल करेगा? मैं, मुझे, हम, हमें। इसका उदाहरण भी देखेंगे। देखिए, मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। देखिए फिर से वाक्य क्या क्या है? मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। अब जो व्यक्ति बोल रहा है उसने अपने लिए कौन सा सर्वनाम इस्तेमाल किया है? मैं। ठीक है। तो देखिए दूसरा उदाहरण देखेंगे, तुम कल कहाँ थे? तो देखिए दूसरा उदाहरण आया है कि तुम, जो सुनने वाला है उसके लिए यहां पर क्या किया गया है? उस सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है, तुम कल कहाँ थे। ठीक है। और देखिए कि तीसरा, जिसके विषय में बात की जा रही है वह व्यक्ति है, वे मेरे मित्र हैं। अब देखिए कि बोलने वाला भी है, यहाँ सुनने वाला भी है और जिसके विषय में बात चल रही है, मित्रों के बारे में विषय चल रहा है ना, इसलिए उनके लिए सर्वनाम कौन सा इस्तेमाल किया गया है? वे। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए मैंने पहले आपको जो उदाहरण दिए उसी प्रकार देखिए, बोलने वाला अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल करेगा? सुनने वाला अपने लिए कौन कौन से देखिए कि सर्वनाम इस्तेमाल करेगा और जिसके विषय में बात हो रही है उसके लिए कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल किए जाएंगे, इसके बारे में मैं यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। तो देखिए, बोलने वाला वाक्य में अपने लिए कौन कौन से सर्वनाम इस्तेमाल करेगा? मैं, मुझे, हम, हमें। तो देखिए मैंने अभी अभी वाक्य दिया था उसमें हमने चर्चा की कि मैं प्रतिदिन घूमने जाता हूं। दूसरा वाक्य हमने लिया, तुम कल कहाँ थे? ठीक है।
और देखिए जिसके विषय में बात चल रही थी उसके लिए सर्वनाम का इस्तेमाल वहां वे मेरे मित्र थे। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए कि अन्य उदाहरणों में आप क्या कर सकते हैं, इन सर्वनामों का इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हैं। तो देखिए सर्वनाम का दूसरा प्रकार हम देखने वाले हैं। दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर से देखिए व्याख्या क्या है, इस व्याख्या के माध्यम से ही हमें क्या पता चलेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रकार जो है वो समझ में आएगा। जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका उदाहरण देखिए, यह वही चोर है। उदाहरण है यह वही चोर है। दूसरा देखिए उदाहरण है तुम्हारी किताब वह है। तो देखिए इन दोनों में देखिए कि वाक्यों में, उदाहरणों में यह और वह, यह जो दोनों शब्द हैं वे निश्चित व्यक्ति और निश्चित वस्तु का बोध कराती हैं, इसलिए इस सर्वनाम को निश्चित सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रकार हम देखेंगे। जिस प्रकार हमने निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, निश्चयवाचक सर्वनाम में हमने देखा किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले सर्वनाम को क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब ठीक उसके उल्टा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चय सर्वनाम में क्या होता है, तो देखिए जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए जिस वाक्य में जो भी सर्वनाम आता है वह सर्वनाम यदि देखिए कि हमारे मन में संभ्रमावस्था निर्माण करे तो उसे हम क्या कह सकते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखिए किस प्रकार होगा उसका उदाहरण, तो देखिए बाहर कोई है। तो देखिए व्यक्ति हमारे परिचय में नहीं है, कोई व्यक्ति बाहर आया हुआ है, हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित व्यक्ति का हमें बोध नहीं हो रहा है, इसलिए बाहर कोई है, कोई, यह जो सर्वनाम है वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसी प्रकार देखिए दूसरा उदाहरण है, माँ कुछ खाने को दो। तो देखिए यहाँ किसी निश्चित वस्तु की मांग नहीं हुई है, कोई भी पदार्थ क्या किया गया है, खाने के लिए मांगा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वनाम आया है कुछ, यह भी क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब देखिए तीसरा, स्थान के बदले में हमने क्या किया है, उदाहरण लिया है। तो देखिए कि वह कहीं चला गया। तो कहाँ चला गया है, निश्चित स्थान हमें पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो सर्वनाम आया है कहीं, यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो देखिए इन दोनों सर्वनामों में जो भेद है वह हम समझ में आते हैं। निश्चित सर्वनाम में हमें निश्चित व्यक्ति, वस्तु या देखिए कि स्थान का बोध होता है। अनिश्चित सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या स्थान का हमें बोध नहीं होता, उसे कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो देखिए हमने तीन प्रकार अब तक देखे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब दूसरा जो चौथा जो प्रकार है वह हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है, जो निजी बातों को समझाता है उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। या खुद के संबंध में जो भी सर्वनाम आता है उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम की व्याख्या किस प्रकार होगी, जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्याख्या फिर से देखिए, व्याख्या से ही हमें सर्वनाम का भेद समझ में आ जाएगा। जो सर्वनाम अपनेपन का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अपनेपन का बोध होता है, खुद का, है ना, बोध होता है, उसे कहा जाता है निजवाचक सर्वनाम। जिसका उदाहरण है, मैं अपने आप खाना ले लूंगा। तो देखिए खाना लेने वाला है, कौन लेने वाला है,
अपने आप लेने वाले हैं, खुद लेने वाले हैं, इसलिए अपने आप यह जो सर्वनाम है वो कौन सा प्रकार है, निजवाचक सर्वनाम है। दूसरा वाक्य देखिए, तुम्हें स्वयं अपना काम करना होगा। अब देखिए कि काम तो करना है, काम देखिए कि कौन करने वाला है, हम खुद करने वाले हैं, स्वयं करने वाले हैं। निज बातों से ये जो सर्वनाम जुड़ा हुआ है इसलिए कहा जाता है स्वयं। इस स्वयं को भी क्या कहा जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए तीसरा प्रकार है, तीसरा उदाहरण है, मैं खुद जाऊंगा। अब यहाँ जाने वाला है, कौन जाने वाला है, हम दूसरों को भेजने वाले नहीं हैं, हम खुद जाने वाले हैं। तो अपने से जो जुड़ी बात है उसलिए जो सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है खुद, इसका भी देखिए कि वो प्रकार है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब देखिए पांचवा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में देखिए कि इसका भेद हम किस प्रकार पहचानेंगे, तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्याख्या फिर से देखिए, जो सर्वनाम किसी प्रश्न का बोध कराता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसी देखिए कि व्याख्या से हमें पता चलता है कि जिस सर्वनाम से हमें किसी प्रश्न को पूछा जाने वाला है उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो देखिए इसका उदाहरण है, अंदर कौन है। अंदर कोई व्यक्ति है, तो देखिए कि हम कह रहे हैं कि अंदर कौन है, तो कौन यह जो शब्द है, यह जो सर्वनाम है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो दूसरा देखिए उदाहरण है, माँ क्या कर रही हो। अब माँ कुछ काम कर रही है लेकिन कुछ पता नहीं है कि क्या काम कर रही है, तो प्रश्न का बोध होता है क्या। यह जो सर्वनाम है वह भी किस प्रकार है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का ही एक प्रकार है। आखिरी सर्वनाम का जो प्रकार है वह हम देखने वाले हैं, वह प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो देखिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट करता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए फिर से व्याख्या देखेंगे हम, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्पष्ट होता है उस सर्वनाम को क्या कहा जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। इसके उदाहरण बहुत आसान है, हम झट से संबंधवाचक सर्वनाम समझ सकते हैं। तो देखिए इसका पहला प्रकार है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। देखिए उदाहरण बहुत आसान है, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। किसे इनाम मिलेगा, जो जीतेगा उसे इनाम मिलेगा, है ना। जो और उससे, ये जो दोनों सर्वनाम है वे एक दूसरे के साथ संबंध प्रस्तावित करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण है देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो जैसा काम करेगा उसे उसका जो परिणाम है वो उसी प्रकार मिलेगा। तो उदाहरण के तौर पर देखिए कि जैसा और वैसा, यह जो दोनों सर्वनाम है वे क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंध प्रस्तावित करते हैं, इसलिए यह संबंधवाचक सर्वनाम का ही एक उदाहरण है। तो बच्चों आज की इस तासिका में हमने व्याकरण में सर्वनाम के भेद देखे और सर्वनाम के भेदों में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम देखा, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम देखा, उसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखा, निजवाचक सर्वनाम देखा, प्रश्नवाचक सर्वनाम देखा और संबंधवाचक सर्वनाम का भी उदाहरण के साथ हमने क्या किया है, अध्ययन किया है। तो आशा है कि आपको यह जो पाठ है वो समझ में आया होगा। इस सभी प्रकारों के अन्य उदाहरण जो हैं वे आप कल लिखकर ला सकते हैं।